बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने ड्राइव करना है। लेक्चर नंबर 10 को डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी कह सकते हैं। और कुछ चीज़ें हम नई भी डिस्कस करेंगे जो कि आपकी बुक के अंदर नहीं लिखी हुई, वो भी हम थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होंगी। एक तो इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो मूव कर रहा है उसके पास वेलोसिटी भी मौजूद होगी, उसका मास भी होगा और उसके ऊपर चार्ज भी होगा। ठीक है जी, तो तीन चीज़ें उसके पास डेफिनेटली मौजूद होगी। एक हमारे पास क्या है, ई नेगेटिव। क्या मौजूद है, ई नेगेटिव। अब ई नेगेटिव जो है बेसिकली क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। ई नेगेटिव क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसे हम ई नेगेटिव से शो कर रहे हैं। ठीक है जी। दूसरा जो है ना एम है। एम जो है वो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आर जो है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आर जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा है। तो m जो है वो क्या हो गया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और r जो है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v जो है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और तीसरी चीज़ जो लास्ट में चौथी चीज़ हमने की है वो है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये चार चीज़ें हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। और ये किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है जी। और न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होगा, ठीक है जी, तो वो किस चीज़ से मालूम कर सकते हैं, जेड ई पॉजिटिव। ई पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन के ऊपर एक चार्ज, एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज। फॉर एग्जांपल कार्बन जो है उसके अंदर हम ओवरऑल न्यूक्लियस पर चार्ज मालूम करना चाहते हैं। अगर एक प्रोटॉन पर जो है मैं कह देता हूँ कि 2 कॉलम चार्ज है, लेट से मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ कि एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज है, 2 कॉलम है। और टोटल प्रोटॉन्स कितने होने हैं, 6। और 6 जो है उसका एटॉमिक नंबर भी कहलाता है। तो अगर उसके एटॉमिक नंबर को उसके चार्ज यानी 2 कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें तो ओवरऑल 12 कॉलम नहीं आ जाएगा और पूरे न्यूक्लियस का चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से जेड ई पॉजिटिव है कि जेड जो है वो क्या है, एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर को एक प्रोटॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी पूरे न्यूक्लियस का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि दूसरी चीज़ तो वैसे ही न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन्स। ठीक है जी। तो प्रोटॉन्स की वजह से ही टोटल चार्ज होता है। तो टोटल प्रोटॉन्स मल्टीप्लाई बाय प्रोटॉन पर जो एक प्रोटॉन पर जो चार्ज है वो पूरे न्यूक्लियस का चार्ज आ जाएगा। बेसिकली जो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, जो अट्रैक्शन की बात करेंगे आगे, तो इलेक्ट्रॉन और पूरे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है, एक प्रोटॉन की अट्रैक्शन नहीं होती, पूरे न्यूक्लियस की होती है। तो यहां पर जेड ई पॉजिटिव, ठीक है जी। और साथ में जेड को भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये दोनों चीजें क्या है। जेड ई पॉजिटिव क्या है जी, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है उसे हम क्या कहते हैं, जेड ई पॉजिटिव कहते हैं। और जेड जो है हमारे पास यहाँ पर क्या है जी, एटॉमिक नंबर कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर कह सकते हैं। एटॉमिक नंबर जो है ना वो एक और चीज़ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और किस में मौजूद होंगे, न्यूक्लियस में ये मौजूद होंगे, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। समझ में आ जाएगी बात। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कल में रोटेट कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो है जिसका ऑर्बिट मालूम करना चाह रहे हैं, ये न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कल में रोटेट कर रहा है। और जो सर्कल में चीज़ रोटेट करती है उस पर हमेशा 2 फोर्सेस अप्लाई होती है, हमेशा ही 2 फोर्सेस अप्लाई होती है। और वो कौन कौन सी है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे जमीन के गिर्द सैटेलाइट मूव कर रहा होगा, उस सैटेलाइट पर भी 2 ही फोर्सेस मूव कर रही होगी, एक्ट कर रही होगी, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो 2 फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन बॉडी। 2 फोर्सेस, 2 फोर्सेस जो है ना वो क्या करती है, ऑलवेज एक्ट ऑन बॉडी विच रोटेट्स, जो कि रोटेट करता है इन अ सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ में अगर वो रोटेट कर रहा हो तो उस पर 2 फोर्सेस हमेशा लगती है। एक होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
ठीक है जी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हमने देखना है कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। अब आपने वैसे पढ़ तो रखा है 9th 10th के अंदर, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आए। सेंट्री और पिटल, इसको सेंट्रीपिटल मतलब जो दायरे की तरफ खींचती है। अब कैसे पता चलेगा कि ये दायरे की तरफ ही खींच रही है, सेंट्रीफ्यूगल क्यों नहीं खींचती? नाम से कैसे पता चलता है? ये नाम से, वर्ड से अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं ना तो वो एटोमोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर हम नाम से देखते हैं कि कैसे जो है ना हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो दो वर्ड्स हैं, एक सेंट्री है और एक पेटल है। एक सेंट्री वर्ड है और एक क्या है जी, पेटल वर्ड है। सेंट्री का मतलब क्या होता है? सेंटर। सेंट्री का मतलब क्या होता है? सेंटर। तो यहाँ पर सेंट्री का मतलब तो आ गया सेंटर। दूसरी चीज़ है पेटल, और पेटल जो है गुलाब की पत्तियां, फूल की पत्तियों को क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। और उनका काम क्या होता है? अगर आपने 7वीं 8वीं 9वीं 5वीं कहीं पर भी पॉलिनेशन पढ़ी है ना, तो आपको याद होगा कि जो पेटल्स हैं वो क्या करते हैं? जो इंसेक्ट्स है उनको अट्रैक्ट कर रही होती है, खींच रही होती है अपनी तरफ, पेटल्स। तो यहां पर भी पेटल का मतलब यही है कि अट्रैक्टिंग, ठीक है जी। तो जो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी उसे हम क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। तो सेंटर और अट्रैक्टिंग, तो सेंटर की तरफ अट्रैक्टिंग करने वाली फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। दूसरी फोर्स क्या है जी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दो वर्ड से निकली है। सेंट्री का मतलब क्या हो गया? वही सेंटर आ जाएगा यहां पर, ठीक है जी। यहां पर क्या आ गया? सेंटर। और फ्यूगल निकला है फ्यूगस से, फ्यूगल निकला है फ्यूगस, और फ्यूगस का लफ्जी मतलब होता है अवे। तो सेंटर से अवे भगाने वाली जो फोर्स होगी, सेंटर से दूर भगाने वाली जो फोर्स होगी उसे हम क्या कहेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। और ये आपने ड्रायर वगैरह के अंदर पढ़ी होगी, मतलब जो आपके घर में मशीनें वगैरह होती है ना, एक तो होती है ना सिर्फ कपड़े धोने वाली मशीन होती है, एक ड्रायर वाली भी होती है। ड्रायर वाली में क्या होता है? गिले कपड़े डालते हैं तो क्या होता है कि जैसे उसको घुमाते हैं ना, घुमाने से होता क्या है कि वो जो पानी है वो बाहर की तरफ निकलता है। वो फ्यूगल मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है, ठीक है। एक जो है ना मक्खन बनाने के लिए या मक्खन निकालने के लिए दूध में से हम जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, दही के अंदर से या दूध के अंदर से जब मक्खन निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं कि उसको हम एक जो है ना मशीन होती है उसके अंदर सेंट्रीफ्यूग कर रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि मक्खन जो है लाइटर पार्टिकल्स की वजह से वो किनारों की तरफ चला जाएगा, लाइटर पार्टिकल। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल मतलब जो दायरे से दूर भगा रही है, फ्यूगस का मतलब क्या होता है? अवे। तो ये दो फोर्सेस इस पर एक्ट कर रही होगी। और एक और बात हमेशा याद रखनी है वो ये है कि जब ये फोर्सेस सर्कुलर बॉडी पर रोटेट कर, जो सर्कुलर बॉडी रोटेट कर रही है एक सर्कल के अंदर, उस पर एक्ट कर रही होगी, तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल होती है। ये दोनों फोर्सेस क्या होती है? इक्वल होती है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है जी। ये दोनों फोर्सेस क्या होंगी? इक्वल होंगी, ठीक है जी। और एक और बात यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली यहाँ पर कौन सी फोर्स है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर बेसिकली वो फोर्स है जो कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से वो करीब आने की कोशिश कर रहा है न्यूक्लियस के। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्यों करीब आएगा न्यूक्लियस के? क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक फोर्स मौजूद है, कॉलम्ब इलेक्ट्रिक फोर्स। ये आपने 10th क्लास के अंदर पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना कहीं पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स वाले के अंदर, कॉलम्ब लॉ, ठीक है जी। तो कॉलम्ब लॉ के अंदर वो कहते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज कॉलम्स इलेक्ट्रिक फोर्स। और कॉलम्ब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसके हमने इक्वेशन को ड्राइव करना है और उसको हम देखेंगे। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर हम देखेंगे ना, ठीक है जी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला आपने वो सेम ही रखना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसका फॉर्मूला आपको पता है mv²/r, ठीक है जी। उसका फॉर्मूला यही होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर दूसरी फोर्स है, और वो कौन सी फोर्स है? कॉलम की जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है ना न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, वो हमने फोर्स जो है ना अप्लाई करनी है। तो पहले हम क्या करते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स को मालूम कर लेते हैं।
यानी कॉलम इलेक्ट्रिक फोर्स को मालूम कर लेते हैं। तो आपको पता है कि कॉलम फोर्स या कॉलम इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो किस चीज़ के इक्वल होती है? कॉलम अट्रैक्टिव फोर्स, कॉलम अट्रैक्टिव फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स कह देते हैं, चले ठीक है जी। कॉलम इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आपने कॉलम लॉ जो है वो पढ़ा होगा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है, बस ज़्यादा नहीं, डेफिनेशन को रिवाइज कर लें कि कॉलम इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, ठीक है जी। वो किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। चार्जेस जो भी मौजूद होंगे, ठीक है जी, पॉजिटिव नेगेटिव, उनके चार्जेस के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर चार्ज ले लेते हैं Q1 Q2, तो FE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 आ जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है जी। दूसरी चीज, एक और बात भी हम वहां पर डेफिनेशन में ही करते हैं कि कॉलम्स इलेक्ट्रिक फोर्स एक और चीज के डिपेंडेंट होती है, एक और चीज पर डिपेंड करती है कॉलम इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो है रेडियस या डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है जी। तो यहां पर क्या कहेंगे कि वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है जी। वो क्या होता है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है जी। तो यहां पर क्या बनेगी इक्वेशन कि FE इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यहां पर डिस्टेंस कितना है जी? R है, और R का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं या 2 कह सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने पर हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी? FE इज इक्वल टू, या प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ही आएगा अभी, प्रोपोर्शनल टू Q1 ओवर Q2 ओवर क्या आ जाएगा? R स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ वैल्यूज हमें पहले से गिवन है कि Q1 एक चार्ज जो है ना वो क्या होगा? न्यूक्लियस का चार्ज होगा, यानी ZE पॉजिटिव कर देते हैं। और एक चार्ज जो Q2 है वो क्या है हमारे पास? Q2 इज इक्वल टू E नेगेटिव है। दूसरा चार्ज हमारे पास E नेगेटिव आ गया है, और R का हमें पहले से पता है। तो F जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू ZE पॉजिटिव डॉट E नेगेटिव, ठीक है जी। ZE पॉजिटिव जो है ना एक चार्ज आ गया है, और E नेगेटिव दूसरा चार्ज आ गया है, ओवर क्या आ जाएगा? R स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। और अगर हमने यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करना है तो कांस्टेंट लगाएंगे, और F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? K ZE स्क्वायर ओवर R स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। K जो है वो क्या आ गया है? यहाँ पर कांस्टेंट आ गया है, और कांस्टेंट की वैल्यू जो है हमारे पास क्या होती है? K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है यहाँ पर। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर ओवर R स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। तो चार्जेस ऊपर आ जाएंगे और रेडियस जो है वो नीचे आ जाएगा, और यहाँ तक आपको बात समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पर ही इसके आगे जो है ना इसको लेके चलना है, और F जो है वो किस चीज़ के इक्वल आगे है? F इज इक्वल टू ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर जो है हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई है, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। इसको हम क्या कह देते हैं? इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और एक और हमारे पास इक्वेशन होती है, इक्वेशन नंबर 2 हम कहेंगे, और वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। F सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो कैसे मालूम करते हैं? F सेंट्रीफ्यूगल जो है वो किस चीज़ के इक्वल होता है? mv स्क्वायर ओवर R के, ठीक है जी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस चीज़ के इक्वल होता है? mv स्क्वायर ओवर R के, और ये है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। ये है इक्वेशन नंबर 2। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किस चीज के इक्वल आ गई? ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या आ गई? mv स्क्वायर ओवर R, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यही होगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है जो कि हमने मालूम कर ली है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों चीज़ें एक सर्कुलर पाथ के अंदर जो रोटेट कर रहा है उस पर हमेशा इक्वल होती है। अगर इक्वल होती है तो हम बना सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2,
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम जो है ना इक्वेशन ड्राइव करेंगे और वो इक्वेशन जो है ना इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो आ जाएगा हमारे पास mv स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ जाएगा। ठीक है जी। और r क्या है हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर मौजूद है। अब यहाँ पर हम करते क्या हैं कि एक r को एक r से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है जी। एक r को एक r से कैंसिल कर देते हैं। हम मालूम क्या करना चाह रहे हैं, रेडियस। तो रेडियस को हम लेफ्ट साइड पर ले आते हैं। एक r यहाँ पर बचेगा, इस r को हम नीचे इधर ले आएंगे लेफ्ट पे और इस चीज़ को हम नीचे यहाँ पर ले जाएंगे। ठीक है जी। तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये r अगर यहाँ पर आ जाता है तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, z स्क्वायर, ये ऊपर वैसे का वैसे रहेगा, नीचे जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट, यहाँ पर क्या आ जाएगा mv स्क्वायर और mv स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। ये r जो है वो एक r से कैंसिल हो गया, ये r इधर आ जाएगा और mv स्क्वायर जो है ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब v स्क्वायर जो है उसका हम फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, उसकी वैल्यू जो है निकालना चाहते हैं ताकि इसके अंदर हम पुट कर सकें। ठीक है जी। तो आगे हम v स्क्वायर की वैल्यू जो है वो निकालते हैं। v स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक इक्वेशन याद होगी एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है जी। बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जो है हमने एक एंगुलर मोमेंटम की लास्ट में एक इक्वेशन निकाली थी, mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई आपने वैल्यू निकाली थी। अब यहां से v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई mr, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर v स्क्वायर है, क्या है जी, v स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर ले लेते हैं, v का स्क्वायर, n का स्क्वायर, h का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, पाई का स्क्वायर, m का स्क्वायर और r का स्क्वायर। सारी चीज़ों का स्क्वायर ले लिया है और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी। इसको क्या कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब हमने वो जो v स्क्वायर की वैल्यू है हमने क्या करनी है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करनी है। तो यहाँ पर लिख देते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर, चलें यहाँ पर लिख देते हैं। इक्वेशन कौन सी है जी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर यहाँ पर पुट करना है हमने। ठीक है जी। तो इसके अंदर हमने पुट करना है। तो r इज इक्वल टू z स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m तक यहाँ पर सेम रहेगा। तो पहले हम वो लिख देते हैं, r इज इक्वल टू z स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, यहाँ तक आपने सेम रखना है। ठीक है जी। v स्क्वायर की जगह पर आपने एग्जैक्ट वही वैल्यू जो है ना ऊपर उठा के यहाँ पर रख देनी है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर और r स्क्वायर, ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पर आ जाती है। समझ में आ जाएगी बात। अब आपने करना क्या है, देखिए n स्क्वायर और h स्क्वायर जो है ना m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन ये वाला जो 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर है ये यहाँ पर 3rd ओवर के अंदर है। और जो भी मैथ के रूल के मुताबिक, जो भी मैथ के यहाँ पर स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, उनको पता होगा कि जो 3rd वाला ओवर होता है वो फर्स्ट के अंदर चला जाता है। वैसे बायो वालों को भी पता होता है, ये सिंपल सी चीज़ें हैं। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, r इज इक्वल टू z स्क्वायर ओवर, अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m n स्क्वायर h स्क्वायर, और ये वाला ऊपर चला जाएगा डॉट 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर और r स्क्वायर आ जाएगा। ये वाली वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पर अगर कोई चीज़ें कटती हैं तो आपने काट देनी है। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 कटता है 4 से, पाई कटता है 1 पाई से, m कटता है 1 m से। ठीक है जी। और बाकी चीज़ें कटती नहीं है, एक r जो है वो एक r से कट जाता है। तो अभी जो है ना मैंने r को सीधा नहीं करना, अभी फ़िलहाल हम वैसे का वैसे लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1 बच गया। यहाँ पर क्या बचा है जी, z e स्क्वायर, 4 कट गया, 1 पाई बच गया पाए, और यहाँ पर क्या बचा है 1 m, और यहाँ पर जो है ना 1 r बचा है ओवर 4 पाई कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट बच गया, n स्क्वायर बच गया और h स्क्वायर बच गया। ये वाली सारी वैल्यूज़ बची है। अब हमने क्या मालूम करना होता है r।
ठीक है जी, क्या मालूम करना होता है R, तो बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये अब यहाँ पर अगर हम करेंगे तो ये वाली जो चीज़ें हैं नीचे वाली जो है वो ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी, और नीचे क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ ZE स्क्वायर पाए और m, R जो है उधर ही रह जाएगा और बाकी जो है वो नीचे आ गया है। अब इसको सीधा करके लिख देते हैं, R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये जो है ना ऊपर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा ZE स्क्वायर पाए m जो है यहाँ पर आ गया है। और आगे अगर आप देखें तो Z जो है वो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, और वो किस तरह, फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिहाज से अगर हम देखें तो Z इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। Z इज इक्वल टू क्या होता है, 1। और अगर Z इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर R की नई वैल्यू, जो नई इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा, E स्क्वायर पाए और m, ये वाली चीज़ें आ जाएंगी बस। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं ना तो एप्सिलॉन नॉट ये एक कांस्टेंट है, ठीक है जी, इसकी वैल्यू पता होती है आपको। उसके बाद H प्लांक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी पता होती है। उसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E, ये भी आपको पता होता है। पाई कांस्टेंट, ये भी पता होता है। M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको पता होता है। सारी चीज़ें पता है सिवाय n के। n जो है वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू 1 2 3 वो चेंज होगी, बाकी सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है जी, तो पहले हम क्या करते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। इसकी वैल्यूज़ जो है एप्सिलॉन नॉट की अगर हमने वैल्यू देखनी है, E एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वैल्यू आती है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। आगे हमारे पास क्या आएगा, इसका यूनिट आ जाएगा कूलम स्क्वायर, ठीक है जी, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू आती है। ठीक है जी, तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई है। किसकी आ गई है, एप्सिलॉन नॉट की। अगर हम बात करते हैं कि H यानी प्लांक्स कांस्टेंट की, इसकी भी आसान सी होती है, 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकंड आती है, ये आपने पहले भी पढ़ी हुई है। उसके बाद E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कॉलम होता है। M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पाई जो है ना वो कांस्टेंट है। M जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 किलोग्राम होता है, और पाई जो है वो कांस्टेंट है 3.14 जो है उसकी वैल्यू होती है। अब ये सारे जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यूज़ अगर हमें पता है तो हम अगर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ओवरऑल जो है वैल्यू क्या आती है, एनर्जी की, सॉरी रेडियस की इक्वेशन जो है वो क्या आएगी, वो हमने देखनी है। अब इसके अंदर वैल्यू जो है वो हमारे पास R इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर ओवर E स्क्वायर पाए m इनटू क्या है जी, n स्क्वायर है। और इन सारों की वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद जो है R की वैल्यू आती है 0.529 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर जो है यहाँ पर आती है, और इसका यूनिट जो है वो क्या आता है, मीटर आता है। ठीक है जी, और -10 जो है वो कितना होता है, R इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रम जो है ये होता है, और मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर 10⁻⁻10 मीटर, दोनों चीज़ें जो है ना वो मिलकर क्या बना देगी, एंगस्ट्रम बना देगी। और ये चीज़ मैंने शायद पहले आपको बता रखी है कि एंगस्ट्रम जो है वो यूनिट ऑफ लेंथ होता है, वो प्रीफिक्स नहीं होती, तो उसके साथ यूनिट को हम साथ ही कंबाइन कर देते हैं। तो 10⁻⁻10 मीटर की जगह पर क्या लिख देंगे, एंगस्ट्रम लिख देंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि किसी भी रेडियस, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस मालूम करना है तो हम ऐसे मालूम कर सकते हैं, Rn लगाना है तो Rn लगा दें। फॉर एग्जांपल हम जो है ना, अब यहाँ पर जो है हमने 3 एप्लीकेशंस इसकी देखनी है। टोटल कितनी एप्लीकेशंस है जी, 3। तो पहली एप्लीकेशन क्या है, पहली एप्लीकेशन है रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट। रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस मालूम करना है तो आप मालूम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें R1 चाहिए, क्या चाहिए है, R1। तो R1 के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0.529 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0.529 ही आ जाएगी R1 का रेडियस। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि 0.529 मल्टीप्लाई बाय 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ पर R1 जो है वो 0.529 एंगस्ट्रम ही आ जाएगा। उसके बाद R2 अगर हमने मालूम करना है तो 0.529 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर n के स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, और
529 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा, और R2 जो है यहाँ पर आ जाएगा 2.11 एंगस्ट्रम जो है आ जाएगा। 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.11 आता है। उसके बाद अगर R3 मालूम करना है तो R3 की वैल्यू कितनी होगी, 0.529 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, n के स्क्वायर में हम 3 का स्क्वायर कर देंगे और ये आ जाएगा 0.529 मल्टीप्लाई बाय 9 आ जाएगा। और जब 0.9 को मल्टीप्लाई करते हैं 529 से तो ये आता है 4.75 एंगस्ट्रम जो है R3 की वैल्यू आ जाती है। अगर हमें R4 का चाहिए है वो भी मालूम कर सकते हैं आप। R4 0.529 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर 0.529 मल्टीप्लाई बाय 16 और ये आ जाएगा हमारे पास कितना आता है 8.75 एंगस्ट्रम जो है हमारे पास R4 की वैल्यू आ जाती है। तो रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट मालूम करने हैं तो आप इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। आपने करना क्या है, n की जगह पर जिस ऑर्बिट का मालूम करना है उसका स्क्वायर पुट करके और 0.529 जो कि फॉर्मूले वाला है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और हमारे पास किसी भी ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा। उसके बाद अगला जो एक और पॉइंट है इसकी एप्लीकेशन के अंदर वो ये है कि एनर्जी गैप जो है वो हम बताते हैं कि बढ़ता चला जाता है जब हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे होते हैं। ठीक है जी, तो रेडियस गैप increases as we move from radius gap increases as we move away from nucleus न्यूक्लियस से जब दूर जाते हैं तो उसका रेडियस गैप जो है वो इंक्रीज क्यों होता है इसको साबित करना है आपने। तो अगर आपके पास रेडियस मौजूद है हर एक ऑर्बिट का तो इसके लिए आप या तो रेडियस मालूम कर लें या आप जस्ट वैसे ही बता दें कि R1 का रेडियस ये होता है, R2 का ये होता है, R3 का ये होता है, R4 का ये होता है। ठीक है जी, आपने करना क्या है, R2 माइनस R1 कर दें, R3 माइनस R2 कर दें और R4 माइनस R3 कर दें। ठीक है जी, तो गैप्स मालूम कर लें दो ऑर्बिट्स के दरमियान का। पहले हम क्या मालूम करते हैं, R2 माइनस R1। ठीक है जी, क्या मालूम करते हैं, R2 माइनस R1। अब R2 जो है हमारे पास जो रेडियस आया था वो कितना आया था 2.11 माइनस, और जो R1 है हमारे पास 0.529 है, 0.529 और हमारे पास ये आता है 1.58 एंगस्ट्रम। पहले दो ऑर्बिट्स के दरमियान का जो गैप है वो कितना है 5.8 एंगस्ट्रम है। उसके बाद R3 माइनस R2 मालूम कर लेते हैं। R3 जो तीसरे ऑर्बिट का रेडियस है 4.75 माइनस, अब यहाँ पर दूसरे ऑर्बिट का रेडियस होना चाहिए, दूसरे ऑर्बिट का रेडियस कितना है जी 2.11 और ये आता है हमारे पास 2.64 आ जाता है एंगस्ट्रम। जब हम R4 माइनस R3 करते हैं, R4 माइनस R3 करते हैं, अब चौथे ऑर्बिट का रेडियस कितना आया था 8 होगा आई थिंक यहाँ पर। तो 8.4 अगर करते हैं तो माइनस क्या होगा 4.75, थर्ड ऑर्बिट का है 4.75 और ये आ जाता है 3.65 एंगस्ट्रम आ जाता है। अब अगर आप देखें तो तीसरे और चौथे ऑर्बिट के दरमियान गैप ज़्यादा है, फिर तीसरे और दूसरे में और कम है और दूसरे और पहले में और कम है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो गैप्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, गैप्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि R4 माइनस R3 ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू R3 माइनस R2 एज़ कम्पेयर टू R2 माइनस R1। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को या इस शॉर्ट क्वेश्चन को जो है ना सॉल्व कर सकते हैं कि वाई रेडियस गैप इंक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। तो आपको गैप्स का पता होना चाहिए कि कितने कितने गैप मौजूद होंगे। उसके लिए आपने करना क्या है, पहले तो आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए हर ऑर्बिट की। ठीक है जी, हर रेडियस जो है उसके जो है ऑर्बिट आपको पता होना चाहिए, ऑर्बिट का रेडियस जो है वो पता होना चाहिए। फिर आपने क्या करना है, उनके डिफरेंसेस मालूम करके और उनको कंपेयर कर लेना है कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। तो आप अगर देखेंगे तो जैसे जैसे हम ऑर्बिट से दूर जा रहे हैं, मतलब दूसरे पहले के दरमियान, तीसरे दूसरे के दरमियान, चौथे तीसरे के दरमियान, तो गैप्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, डिस्टेंस ज़्यादा होता चला जा रहा है। तो ये आपने प्रूफ कर देना है। ठीक है जी, लास्ट में आपने ट्रेंड लिख देना है। और आखिरी पॉइंट ये है कि इसको मैं जस्ट वैसे ही आपको बता देता हूँ कि जब हम क्या करते हैं
सेकंड ऑर्बिट का रेडियस मालूम करते हैं वो 4 टाइम्स होता है फर्स्ट के, और थर्ड का मालूम करते हैं तो वो 9 टाइम्स होता है फर्स्ट के। ठीक है जी, तो ये पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कि अगर हम बात करते हैं क्या चीज़, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस फर्स्ट के लिहाज से कितना होगा, 4 टाइम्स हो जाता है। तो कैसे, तो अगर हम सेकंड ऑर्बिट का रेडियस मालूम कर रहे होते हैं तो वो कैसे मालूम करते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट का जो भी रेडियस है 0.529 उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पहले ऑर्बिट का 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं तीसरे ऑर्बिट की, तो तीसरे ऑर्बिट में हम क्या करते हैं जी, तीसरे ऑर्बिट में पहले ऑर्बिट का जो भी रेडियस है 0.529, पहले ऑर्बिट का यही रेडियस था ना। अब तीसरे ऑर्बिट में क्या करते हैं, उसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 के स्क्वायर यानी 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि तीसरे ऑर्बिट का जो रेडियस है फर्स्ट के लिहाज से कितना होगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई करना है हमने उससे। ठीक है जी, क्या करना है, 9 मल्टीप्लाई करना होता है, 9 टाइम्स करना होता है। ठीक है जी, तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 टाइम्स होना ही है, जाहिर सी बात है। और अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 टाइम्स होना है। और थर्ड का अगर हमने फोर्थ का कंपेयर करना है फर्स्ट के लिहाज से तो उसका 16 टाइम्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, 4 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो यहाँ पर 16 टाइम होना ही है। समझ में आ रही बात। तो ये हमारे पास 3 एप्लीकेशंस आ जाएगी। पहला, किसी भी ऑर्बिट के रेडियस मालूम कर सकते हैं। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, एनर्जी गैप रेडियस गैप जो है वो मालूम कर सकते हैं। और लास्ट में कि सेकंड ऑर्बिट का रेडियस 4 टाइम्स, थर्ड ऑर्बिट का 9 टाइम्स और फोर्थ ऑर्बिट का 16 टाइम्स जो है वो हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, ये वाली सारी चीज़ें हैं। और ओवरऑल हमने क्या किया है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट उसकी हमने इक्वेशन को भी ड्राइव किया, उसकी वैल्यूज़ को भी ड्राइव किया है। ठीक है जी, तो ये हमने सारी चीज़ें जो है वो देखी है। आगे हमने जो नेक्स्ट टॉपिक देखना है वो एनर्जी डेरिवेशन के बारे में देखना है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की हम एनर्जी को कैसे ड्राइव कर सकते हैं, किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी को कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।